नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बीजापुर के दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर के नाम पर पत्रकार भवन बनेगा। इतना ही नहीं, उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में इसका ऐलान किया है। बलरामपुर जिले के लिए रवाना होने से पहले सीएम साय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बलरामपुर जा रहे हैं, जहां हम नवनिर्मित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और राता पानी महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। हम पत्रकार मुकेश चंद्राकर के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे और उनके नाम पर पत्रकार भवन भी बनवाएंगे। आप दौरे पर भी जा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। आज मकर संक्रांति है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये सूर्य भगवान का पर्व है। सूर्य भगवान का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज हम लोग बलरामपुर जा रहे हैं। आदरणीय हमारे श्री रामविचार नेताम जी प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे प्रबोध मीन जी विधायक हैं। और आज वहां जिला का जो नव निर्मित कार्यालय है भाजपा का, उसका लोकार्पण भी है और ताता पानी महोत्सव का भी शुभारंभ है। बिल्कुल उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे और उसके नाम से एक पत्रकार भवन का भी निर्माण कराएंगे। सर, नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में आज महासंक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश में जहां कई स्थानों पर लड्डू खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात सहित देश के कई राज्यों में पतंगबाजी का भी अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा हाई है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष के आरोप पर सीएम साय ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस बेवजह राजनीति कर रही है। देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर हम लोग जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतना अच्छा शायद अन्य प्रदेशों में हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के। लेकिन चूंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है आवश्यकता को। छत्तीसगढ़ का ताता पानी क्षेत्र अपने गर्म जल स्रोत एवं धार्मिक महत्व के कारण देश भर में विख्यात है। ताता पानी में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर 14 से 16 जनवरी तक 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में छत्तीसगढ़ के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के लोग बड़ी संख्या में यहां पर शामिल होते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने 3 दिवसीय ताता पानी महोत्सव संक्रांति पर्व का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले को 167 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 124 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 134 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 43 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित 58 कार्यों का लोकार्पण किया। आज मकर संक्रांति है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज भगवान सूर्य की आराधना का ये पर्व है, तो भगवान सूर्य से भी प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, पूरे छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। अभी हम लोग कल ही छेरता पूर्णी का त्योहार मनाए हैं, पौष पूर्णी का त्योहार मनाए हैं, तो छेरता पूर्णी का भी आप लोगों को बधाई, शुभकामनाएं। और इस ताता पानी संक्रांति पर्व के भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारा सौभाग्य है कि
करीब करीब हर साल एक न एक दिन इस समारोह में आप लोगों के बीच में हमारा आना हो जाता है। आज बलरामपुर जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 177 करोड़ रुपए के 198 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसमें 134 करोड़ रुपया के लागत का 140 काम का भूमि पूजन और 43 करोड़ रुपया के 58 कार्य का लोकार्पण का कार्यक्रम आज संपन्न किए हैं। मैं पूरे बलरामपुर जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से इससे जिले को लाभ होगा और आज खासकर नालंदा परिसर निर्माण का भूमि पूजन किए हैं। इससे हमारे युवा बेटा बेटियों को बहुत लाभ होगा। हमारे इस क्षेत्र के जो बेटा बेटी एसपी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नालंदा परिसर में उनको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलेगा और वो अच्छे से तैयारी कर पाए। मैं क्षेत्र के युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हर साल की भांति ये 3 दिवसीय तातापानी संक्रांति पर्व जिसकी आज शुरुआत हो रही है, अगले 3 दिन तक 16 जनवरी तक ये चलेगा और ये क्षेत्र का सौभाग्य होगा कि इस आयोजन में आसपास के अनेक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, उनको भी एक मंच मिलेगा और आप सबको भी इसका आनंद उठाने का अवसर मिलेगा। यहाँ पतंगबाजी, हम लोग भी पतंगबाजी कर रहे थे ऊपर से, लेकिन हम लोग के हाथ से पतंग उड़ा नहीं हवा की गति धीमी थी इसलिए पतंग उड़ा नहीं, तो पतंगबाजी भी यहाँ पर होगा। और यहाँ का जो आरागाही हवाई पट्टी है वहाँ पैरा सेलिंग उसका भी आयोजन है, उसका भी आनंद आप सब लोग उठा पाएंगे। आज 300 जोड़ा मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 300 जोड़ा का शादी संपन्न हुआ है और जो जिस समुदाय से हैं उसी समुदाय से उनके रीति रिवाज के अनुसार शादी संपन्न हुआ है। हमारे हिंदू समाज के भी हैं, मुस्लिम समाज का निकाह हुआ है, हमारे ईसाई समाज के हैं, उनके परंपरा के अनुसार उनकी भी शादी संपन्न हुई है। तो ऐसे 300 जोड़ी जो आज नव दाम्पत्य में जुड़ रहे हैं, नया जीवन शुरू कर रहे हैं, ऐसे सभी 300 जोड़ी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद हम उनको देते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, इसकी हम कामना करते हैं। और यहाँ पर एक दंपति जो दोनों ही दिव्यांग हैं और उनकी भी शादी हो रही है। इसमें सरकार की तरफ से 1 लाख से भी ज्यादा, अगर दोनों दिव्यांग हैं पति पत्नी, तो 1 लाख से भी ज्यादा उनको प्रोत्साहन की राशि मिलती है। उसका भी चेक हम लोग यहाँ पर दिए हैं। इस समारोह में आगे पंच सरपंच सम्मेलन भी होगा। किसान रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर चुनाव के आरक्षण के तहत एक भी सीट अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं मिली है। इसे कांग्रेस मुद्दा बना रही है। इस मंगलवार को जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस वार्ता लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। पंचायत राज अधिनियम के तहत ये सभी जगह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आबादी के अनुरूप 4 जगह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। ये सीट 16 सीट और 4 सीट 50% आरक्षण की सीमा को पार करते हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं हुआ। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जब हम आरक्षण को लेकर विधेयक सदन में ला रहे थे तब कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए वॉकआउट किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की साजिश थी कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण शून्य हो जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है, ये पूरा इतिहास बताता है। पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बवाल होना चाहिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसी का निर्वहन ये कर रहे हैं। उस विषय पर जो संवैधानिक और कानूनी स्थिति है वो आप सबके सामने स्पष्ट करने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। आप सब को इस बात का ध्यान होगा कि देश के संविधान ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके संविधान में ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए पंचायत और नगरीय निकाय में आरक्षण की व्यवस्था की। अनुच्छेद 243 घ पंचायत में आरक्षण के प्रावधान को उपबंधित करता है। 243 न 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबद्ध प्रावधान करता है। 243 न 2 महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिबंध करता है, उपबंध करता है। और 243 न 6 ये अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का अधिकार राज्य के विधानमंडल को प्रदत्त करता है। ये नगरीय निकाय और पंचायत के निकाय ये राज्य अनुसूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार, इसे संचालित करने का, इसके निर्वाचन का, सभी प्रकार के कानून बनाने का अधिकार नगरीय निकाय और पंचायत के लिए ये राज्य के विधानमंडल के अधिकार का विषय है। इन प्रावधानों के अनुरूप जितनी संख्या है उतना ही मिलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हीं दोनों फैसलों में ये कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए पहले आपको ट्रिपल टेस्ट करना पड़ेगा। ट्रिपल टेस्ट मतलब एक डेडिकेटेड आयोग बनाना पड़ेगा। वो आयोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का सर्वे करेगा, सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट को सरकार के समक्ष प्रस्तुत होगा, सरकार स्वीकार करेगी और उसके आधार पर 50% की कुल सीमा तक अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलेगा। इस दोनों फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में। वस्तुतः ये केस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये फैसले सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार आयोग का गठन नहीं करती है, आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है,
और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं बना पाती है राज्य सरकार, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के निकायों के कार्यकाल पूरा होने के हुआ है तो वैसे ही वो चुनाव करा लेंगे। मतलब SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण में प्रावधान है उसी प्रावधान को लेकर आगे बढ़ेंगे। मतलब बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा। यदि राज्य सरकार आयोग नहीं बनाती है, ट्रिपल टेस्ट नहीं करती है और उसकी रिपोर्ट को स्वीकार करके संबंधित अधिनियम में प्रावधान नहीं करती है। मैं चाहता हूं, याद करिए पिछला विधानसभा सत्र जब ये दोनों विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि ये संविधान के विपरीत है, इस विधेयक को यहां प्रस्तुत नहीं होना चाहिए, इस विधानसभा की अधिकारिता नहीं है। एक अन्य प्रोविजन को लेकर कहा, उसे भी मैं स्पष्ट कर दूंगा, कहा कि ये संविधान के विपरीत है, इसे इस विधानसभा को सुनने की अधिकारिता नहीं है और उन्होंने विधानसभा से बहिर्गमन किया। याद कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी झारखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी ये चाहती थी कि ये विधेयक पास ना हो और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण शून्य हो जाए। जो कांग्रेस के इतिहास रहा है उसकी पुनरावृत्ति यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किया है। ये विधेयक पास नहीं होता, प्रस्तुत नहीं होता तो पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण मिला है वो नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, नगर पंचायत के अध्यक्ष पार्षद, नगर पालिका के अध्यक्ष पार्षद, नगर निगम के अध्यक्ष, नगर निगम के पार्षद, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, इन सब में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण हुआ है। केवल जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़कर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को क्यों नहीं मिला, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। कुल 33 जिले हैं आज के समय में हमारे पास। 33 में से 16 जिले अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं। पंचायत राज अधिनियम 129 ड में प्रावधान है कि अधिसूचित क्षेत्र के सभी नगर निगम में मिला है, नगर पंचायत में मिला है, पंच में मिला है, सरपंच में मिला है, थोड़ी कम हुई है संवैधानिक व्यवस्थाओं में। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस प्रकार की राजनीति बंद करे। जहां तक अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की बात है, हमारा इतिहास अन्य पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का रहा है। चाहे मंडल कमीशन लागू कराने का मामला हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का हो, चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को आरक्षण देने का मामला हो, बार बार हमने ये साबित किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त सम्मान पार्टी ने दिया है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और जो आपके सामने बोलेंगे, उन्होंने बैठक में, पार्टी की बैठक में स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को पिछली बार जितने सीटें मिली थी किसी भी कीमत पर उससे कम सीटें पिछड़ा वर्ग को नहीं मिलेगी। हम अनारक्षित में से, अनारक्षित तो किसी के लिए नहीं आरक्षित होता, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को सम्मानजनक सीटें जितने पिछली बार आरक्षित थी उससे भी कहीं अधिक सीटें पार्टी अपने आंतरिक व्यवस्था में देगी। संविधान की बाध्यता के कारण, कानून की बाध्यता के कारण सरकार जितना संभव था उन्होंने किया है। हमने पूरी ईमानदारी से कानून का पालन करते हुए आरक्षण किया है और कांग्रेस पार्टी इस पर भ्रम फैलाना बंद करे। देश के कानून, राज्य के कानून व्यवस्था को खराब करना बंद करे, लोगों को भड़काना बंद करे।
इतना ही मुझे आपके सामने कहना था। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कल सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। देश और दुनिया के लोग उस सुरंग के महत्व को समझते हैं। जम्मू कश्मीर जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह केवल प्रधानमंत्री मोदी के विजन अनुच्छेद 370 के खत्म होने के कारण है। आज जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी किस दुनिया में रहते हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता से पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के दिए हुए वादे कैसे पूरे हो जाते हैं। राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ की जनता से पूछना चाहिए कि उनकी सरकार ने 5 साल में कितने वादे पूरे किए थे। उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ये झूठ बोलने वाले लोग, भ्रम फैलाने वाले लोग देश की राजनीति को समझ नहीं सकते, इसलिए जनता ने इन्हें सबक सिखाया हुआ है और आगे भी इनका यही हश्र होने वाला है। ये कितना उपयोगी और कितना महत्वपूर्ण है। वह सोनमर्ग हमारा विंटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। लगातार विंटर के गेम वहां पर हो रहे हैं और जो महत्व है उस टनल का, ये लोग, देश और दुनिया के लोग बखूबी समझते हैं। और आज जो जम्मू कश्मीर जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, ये केवल और केवल इस कारण है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन, धारा 370 का समाप्त होना, और इसके कारण से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन से आज जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल बातें कही कि प्रधानमंत्री जी के कारण कितना अच्छे से चुनाव हो गया और आज जम्मू कश्मीर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब तक देश का हर एक क्षेत्र विकसित नहीं होगा, विकसित भारत के निर्माण की कल्पना नहीं हो सकती। और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो वृहद सोच है देश के प्रति, विकसित भारत बनाने के प्रति, ये बार बार जम्मू कश्मीर में साबित हो रहा है। और जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला जी ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है कि चुनाव उन्होंने जैसा कहा था वैसा कराया, चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुआ, जिसकी कल्पना सामान्यतः लोग नहीं करते थे, वो हुआ, जनादेश मिला, वहां पर सरकार बनी और सरकार विपक्षी दल के होने के बावजूद देश की सरकार वहां के विकास पर पूरा ध्यान लगा के रखी है। ये अद्भुत है देश की राजनीति के लिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि विकसित भारत के निर्माण का कल्पना लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और विकसित भारत, देश के सभी राज्य जब विकसित होंगे तो विकसित भारत का सपना साकार होगा। और इसलिए जम्मू कश्मीर के हितों में लगातार काम हो रहा है। आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए काम होगा। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं राहुल गांधी, कौन उनको जानकारी देते हैं, ये खोज का विषय है। मोदी की एक एक गारंटी, छत्तीसगढ़ के लोगों से आके पूछ लें मोदी की गारंटी कितनी पूरी हो गई 1 साल में। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे वो वायदे कैसे पूरे हो गए। और ये बल्कि इसका उल्टा है। छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछ लो, राहुल गांधी यहां वादा करके गए थे, कौन कौन से वायदे पूरे किए उसकी सरकार ने 5 साल में? एक भी वादे पूरे नहीं किए। तो ये झूठ बोलने वाले लोग, ये भ्रम फैलाने वाले लोग, ये देश की राजनीति को समझ नहीं सकते और इसलिए जनता ने इन्हें सबक सिखाया हुआ है। आगे भी अधिसूचना संख्या J/220E को वापस लेने की अपील की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से रेल मंत्रालय के रेलटेल कॉरपोरेशन द्वारा अवैध कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26B के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कोविड-19 के दौरान जनसंदर्भ एक अधिसूचना जारी की थी,
जिसके बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन एवं जिला संगठन के सभी सदस्य AIOCD पत्र के समर्थन में पुनः संज्ञान लेने की आह्वान की। इस दौरान अधिसूचना संख्या GSR 220 को वापस लेने की अपील भी की गई। देखिए, जबकि अभी आपने भी टीवी में देखा होगा, पहले लगातार ऐड आते थे। हमारे विरोध के कारण अब टीवी ऐड आना बंद हो गया। पिछले करीब 1 साल से आप कोई टीवी में ऐड आपने देख रहे हैं कि आपको इतना डिस्काउंट क्यों मिलता है। तो डिस्काउंट के बारे में भी आपको बताऊंगा बाद में क्यों ऐसा हुआ करके। ये सब चीज़ें करने के बाद में लाया गया था GSR को, उसके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ये महामारी के समय में भारत सरकार ने इस चीज़ को लाया कि भाई बता दें, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 भी केवल आपातकाल के दौरान दवा के निर्माण, बिक्री या वितरण को विनियमित या प्रतिबंधित करने की विशेष शक्ति देती है। महामारी या प्राकृतिक आपदाओं के लिए यह अधिसूचना नियम 65 की आवश्यकता को दरकिनार कर देती है। अर्थात दवाओं की बिक्री मूल प्रिस्क्रिप्शन पर की जाती है और दवाओं की आपूर्ति के बाद उस प्रिस्क्रिप्शन पर आपूर्ति की मुहर लगाई जाती है ताकि दुरुपयोग और बार बार उपयोग से बचा जा सके। यह अधिसूचना डीलर को उनके राजस्व जिले में दवाओं की होर स्टेप डिलीवरी की भी अनुमति देती है। कोविड-19 की स्थिति लगभग 3 साल पहले खत्म हो चुकी है। इस विधायी मंशा को देखते हुए सरकार की अनुमति से नियमों के निरंतर उल्लंघन से बचने के लिए इस अधिसूचना को अब तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इसके लिए एक रिलैक्सेशन देते हुए उसका 220 के अंदर में 26 इसका जो है 26 भी एक एक्ट है, तो ये प्रोविजन निकाल के रखा उसमें कि इसके अंदर में आप विदाउट इसके आड़ में ये जो गलत तरीके से ऑनलाइन दवाई सप्लाई कर रहे हैं, आप लोग देखते हो कि जो दवाइयाँ मिलती है, जो पकड़ाती भी दवाइयाँ, तो वो हमारे मेडिकल स्टोर से नहीं पकड़ाती है। जो बाहर के लोग हैं, जो पेडलर लोग हैं, वो लाके ऐसी दवाइयाँ। पत्रकार वार्ता के दौरान इस प्रकार से दवाओं के अनियंत्रित वितरण से जुड़ी प्रथाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। ये प्रथाएं डॉक्टर की पर्ची वाली दवाओं तक अनियंत्रित पहुंच का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे विनाशकारी परिणाम और समाज के स्वास्थ्य के लिए व्यापक जोखिम उत्पन्न हो सकता है। हाल के दिनों में विभिन्न राज्यों के नियामकों ने ऑनलाइन फार्मेसियों द्वारा अधिसूचना के दुरुपयोग के कई मामले उजागर भी किए हैं। भारत में 12.5 लाख केमिस्टों और फार्मासिस्टों के एक जिम्मेदार संघ के रूप में हमारा राष्ट्रीय संगठन AIOCD बार बार व्यापार मॉडल में इन गंभीर खामियों को उजागर भी कर रहा है। इस संबंध में शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया। ये भारत सरकार का GSR 220 ये 2020 में कोविड के समय में लाया गया था। इसका विशेषता ये थी कि ऑनलाइन दवाई आप इस तरीके से उसमें बेच सकते थे, और लेकिन वो सिर्फ घर के आसपास में आपको हॉस्पिटल सप्लाई करने के लिए या उस मोहल्ले में दवाई सप्लाई करने के लिए, क्योंकि पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, उसको आप बेच सकते थे। लेकिन वो आज तक, जबकि अब दोबारा पर्टिकुलर महामारी में उसको विशेष प्रावधान में 26B के नाम से उसको लाया गया था। अब आगे महामारी का समय भी नहीं है, नॉर्मल स्थिति हो गई है, तो हमारा सरकार, केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस एक्ट को वापस ले। इसके लिए हमने 4 बार जो उस समय के जो हेल्थ सेक्रेटरी थे उनको पत्र लिखा, लेकिन किस्मत से चारों का ट्रांसफ़र हो गया। अब 5वीं आई है सलीला मैडम, जो श्रीवास्तव मैडम है, उनको भी हमने पत्र दिया है। और ऑल इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग सब जगह जा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हमने अपने से भी भेजा है, पूरे हिंदुस्तान के केमिस्टों की तरफ से भी भेजा है, और आपके माध्यम से भी हम सरकार को जगाना चाहते हैं कि इसको वापस कर ले। किस तरह से आम लोगों को इससे परेशानी हो? इसको आम लोग नहीं समझ रहे हैं कि ऑनलाइन में वो जैसा दवाई खरीद रहे हैं, तो वो लोग फंसते हैं उसके अंदर में। भाई आज हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। हमारी माता बहनें जो नहीं समझती, वो MTP किट की दवाइयाँ ले लेती है, तो ये सब ऑनलाइन मिलती है दवाइयाँ। कोई भी दवाई दुकानों में ये दवाइयाँ नहीं मिलती है। कि भारत सरकार के नया उन्होंने रेल तेल के नाम से एक नया निकाला है कि भाई आपको ऑनलाइन दवाइयाँ उसमें आपको मिल जाएगी, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार का कोई प्रावधान ही नहीं है, तो इसको कैसे आप बेच सकते हो? गलत तरीके से सरकार ही बेच रही दवाई को।
तो जिस तरह से आप सिर्फ आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात को हम लोग पहुंचा रहे हैं। अगर उसके बाद भी नहीं पहुंचती सरकार, हम तो आम जनता से भी अनुरोध करेंगे वो हमारे साथ रहे। नहीं तो उसके बंद करने के अलावा, पूरे हिंदुस्तान बंद करने के अलावा हमारे पास में और कोई चारा नहीं रहेगा, जिसके आम जनता को होने वाली परेशानी के लिए केंद्र सरकार ही पूरी जिम्मेदार होगी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खूबचंद बघेल महाविद्यालय के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार इनामी आरोपी प्रोबीर शर्मा, धीरज वस्त्रकार और एक और आरोपी टी पवन को सोमवार की शाम कोर्ट में पेश किया गया। टी पवन पर आरोप है कि उसने प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार की मदद की है। तीनों आरोपियों को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से गिरफ्तार किया गया था। सोमवार की शाम व्यवहार न्यायालय में तीनों को पेश किया गया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने इन तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया, जबकि पुरानी थाना पुलिस ने आरोपियों की पुलिस रिमांड की मांग की थी। आरोपी के वकील और पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। गत वर्ष जो भिलाई में एक मामला हुआ था जिसमें भिलाई कॉलेज के प्रोफेसर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। उसमें जो मुख्य साजिशकर्ता थे उनमें से एक प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार की गिरफ्तारी की गई है। उनकी गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से की गई है। बाद में जब हमने इनकी गिरफ्तारी करने के बाद विधिवत रूप से इनसे पूछताछ की और अन्य चीज़ों की भी विधिवत प्रोसेस में लेने के लिए और पूछताछ और बाकी प्रक्रियाओं के लिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस रिमांड के लिए दरखास्त लगाई थी। माननीय न्यायालय ने इसे अपना कॉग्निजेंस में लिया और उसके उपरांत उन्होंने अपने विवेक से आज जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा है और इसके लिए कल की तिथि नियत की गई है। होपफुली हम एक बार फिर से आ करके माननीय न्यायालय से उन आरोपियों के पुलिस रिमांड के लिए प्रार्थना करेंगे। सर, इस मामले में कितने आरोपी अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार। उनमें एक अन्य और आरोपी है टी पवन, जो उनको मतलब हार्बरिंग फॉर एक्यूज्ड उस मामले में हमने उनको इसमें अभी अभियुक्त बनाया है। सर, क्या कारण बताया जी? कारण क्या था सर? इसमें अभी कितने आरोपी और फरार हैं? इसमें एक अन्य आरोपी है जो शिवम मिश्रा है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और उसके अलावा जो मेन रूप से जो असॉल्ट में शामिल था एक लड़का ध्रुव विश्वकर्मा, वो भी अभी फरार है। मैं एनके ठाकुर एडवोकेट हूँ और रायपुर में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आज एक मामले में पुलिस वाले 3 आरोपियों को पकड़ के लाए थे, प्रोबीर शर्मा, धीरज और एक पवन को। उसके लिए पुलिस वाले बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम पुलिस रिमांड लेंगे और पूछताछ अभी बाकी है। 6 बजे शाम को ओल्ड भिलाई थाना की पुलिस आई, उनके विवेचक भी आए और 6 बजे शाम को उन्होंने पुलिस रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन फाइल किया। हम लोगों ने उस पर लिखित में आपत्ति भी पेश किया है कि पुलिस रिमांड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुलिस वालों ने काफ़ी निवेदन किया बट न्यायालय उसके लिए तैयार नहीं हुई। हालांकि उनका पुलिस रिमांड का एप्लीकेशन अभी पेंडिंग रखा हुआ है, कल के लिए अभी सुनवाई के लिए है और अभी न्यायिक अभिरक्षा में तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। इसमें आईओ जब उपस्थित हुआ तो न्यायालय ने बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे। हम लोगों ने बताया कि इन्होंने बहुत कुछ इलीगलिटी किया है, जैसा कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश से तीनों आरोपियों को इन्होंने गिरफ्तार किया और ये बताया कि फरार हैं। जबकि आरोपी जो प्रोबीर शर्मा हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक जमानत याचिका लगाया है और विधिक उपचार के लिए वो अपना आवेदन पेश किया था, विधिक उपचार ले रहा था। कोई फरार नहीं था आरोपी। उसके बाद भी पुलिस वालों ने उसे फरार बताया और न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया। सबसे इसमें इलीगलिटी जो है कि पुलिस वालों ने, जबकि काकीनाडा आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है और रायपुर आने में 24 घंटे करीब लग जाते हैं, वो अपनी पर्सनल गाड़ी से लेके आए हैं, फिर भी 18 से 19 घंटे का रन है। उन्होंने कभी भी वहाँ के पास के मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ तीनों आरोपियों को नहीं ले गए और ना ही ट्रांजिट रिमांड लिया। ये पहली इलीगलिटी थी पुलिस की, जिसके बारे में न्यायाधीश महोदय ने पूछा भी कि आपने ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया, तो उनका एक ही जवाब था कि साहब वहाँ कोर्ट नहीं था आसपास, इन लोग नहीं लिए। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। और इन तीनों के साथ में उन्होंने प्रवीर शर्मा, आरोपी प्रवीर शर्मा की पत्नी जो डॉक्टर प्रीति, जो डॉक्टर पूर्णिमा है, उनको भी डिटेन कर लिया
ये एलिगेशन लगा के कि आपने उनका सहयोग किया है, जिस पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई कि ऐसे कैसे आप लोग डिटेन कर सकते हैं। और जैसा कि पूर्णिमा ने बताया है कि पुलिस वालों ने किस तरीके से उनके साथ मतलब कोई महिला कांस्टेबल भी नहीं थी और अपनी गाड़ी में सारे पुरुष कांस्टेबल थे और अपनी गाड़ी में कोई इनोवा गाड़ी थी या कोई था, ऐसा बताया उन्होंने, उसमें बैठाल करके रात भर की यात्रा करवाए और कोंटा में लेकर के आए। कोंटा छत्तीसगढ़ का एक बहुत रिमोट एरिया है, नक्सली वाले एरिया है, वहां लेकर के थाना आए। 2 बजे के आसपास दोपहर को पहुंचे। सुबह 8:30 बजे के आसपास इन चारों को डिटेन कर लिया गया, जबकि यहां पर अरेस्टिंग वो दिखाते हैं 4:30 बजे शाम को किए हैं। इतनी इलीगलिटी पुलिस वालों ने किया है जिसमें नाराजगी भी व्यक्त किया कोर्ट ने। और कोंटा से कल पता चला था कि 3:30 बजे दोपहर को एक महिला कांस्टेबल को दूसरी गाड़ी में बैठाला और वापस डॉक्टर मैडम को, जिसको इन्होंने काकीनाडा से डिटेन किया था, दूसरे वाहन में रखा, लेकिन उस महिला कांस्टेबल के साथ कभी नहीं रखा। जबकि कायदा है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे दिशा निर्देश हैं कि महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में ही अगर उनके ट्रांजिट भी कराना है, उनको ट्रेवल भी कराना है, तो महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में ऐसा किया जाएगा। लेकिन महिला कांस्टेबल दूसरी गाड़ी में थी। और कल डॉक्टर पूर्णिमा न्यायालय में शपथ पत्र भी पेश करने के लिए तैयार है। जब इस बात की जानकारी न्यायालय को दी गई कि एक महिला को भी उन्होंने डिटेन किया है, जिस पर आईओ से पूछा गया, लेकिन आईओ ने उसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अस्पष्ट बातें, गोलमोल बातें करते रहे वो, जिसके बाद खुद बाहर जाकर के उन्होंने थाना को फोन कर दिया। महिला थाना में रखे थे वो, भिलाई में कहीं, फोन कर दिया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, ऐसा पता चला है। उनके प्रोवीर के फादर भी। कोंडागांव जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बलों द्वारा दी गई दबिश के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में नक्सलियों के डंप सामग्री को बरामद किया, जिसमें बंदूक, नक्सल साहित्य, टिफिन बम और दैनिक उपयोगी सामग्री शामिल है। ग्राम पुंगारपाल के जंगल में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बलों की टीम ने दबिश दी थी। नमस्कार। 12 तारीख को 12 जनवरी 2025 मतलब 1 डे बिफोर 11 जनवरी को हमारे पास इनपुट्स मिले हैं कि पुंगारपाल एरिया में, कुदूर पुंगारपाल एरिया में नक्सली का प्रेजेंस है करके। तो हम नेक्स्ट डे 12 अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 o'clock हमारा पार्टीज को रवाना किए थे, DRG टीम्स अलॉन्ग विथ PS पुंगारपाल स्टाफ। जब हम रवाना किए थे, हमको ये तुमडीवाल जंगल पहाड़ी क्षेत्र में एक जैसे सर्च अभियान में हमारे जवान निकले थे, तो एक घेराबंदी करके ये लोग सर्चिंग जब करना चालू किए थे। एक अच्छा डंप मिला है हमको। उसमें हमको 14 बरमार बंदूक, 14 टिफिन, 2 कुकर मिले हैं और नक्सली कुछ साहित्य भी मिले हैं। एक रोप का बंडल मिले हैं ब्लू कलर का, और अन्य दैनिक उपयोग सामग्री भी मिले हैं, जैसे क्लिप्स वगैरह होते हैं, उस टाइप का उनको सामान भी मिले हैं। तो ये बहुत अच्छा सफलता है उस एरिया में, क्योंकि हमारा कोंडागांव में जैसे आपको पता है 95% नक्सलिज्म तो ख़त्म हो गया सारे एरिया से। हम तो इजीली पहुंच भी पा रहे हैं सारे एरियाज में, एंड इस टाइप का सफलता मिलना एक अच्छा वो है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।